नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी ऑल सब्जेक्ट बोथ मीडियम, उस कड़ी में हम लेसन नंबर 6 पढ़ रहे थे। और जैसा कि आपको पता है, ये जो मेरे साथी अध्यापकगण हैं जो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, वह खासकर वे बच्चे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा है, वह समझा रहा है। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था शुंग राजवंश। तो शुंग राजवंश के बारे में मैं आपको 2 मिनट बता देता हूं कि आपको पिछली क्लास के बारे में कुछ याद है या नहीं है। शुंग राजवंश की जो शुरुआत हुई थी वो 185 सामान्य संवत पूर्व, या फिर आप उसको ईसा पूर्व बोल सकते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। वो आपका शोक का जो लास्ट उत्तराधिकारी था मौर्य साम्राज्य का, उसकी हत्या करके की थी। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो मुझे उसके लास्ट उत्तराधिकारी के बारे में आप बताइए कि लास्ट उत्तराधिकारी कौन था। ठीक है, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अदरवाइज मैं आपको अगले अध्याय में ये चीज़ बता दूंगा। तो उसका जो पुष्यमित्र शुंग था उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, उसने ग्रीकों का जो आक्रमण उसके काल के दौरान हुआ था, उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन बाद में ग्रीकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए थे। उनकी जो शासनकाल था उस काल के दौरान, साम्राज्य के दौरान, या फिर बोल सकते हैं शासन के काल, जो पंतजलि था उसने जो योग सूक्त थे उनकी रचनाएं की थी। संस्कृत भाषा प्रचलित थी। उन्होंने कला को, साहित्य को और संस्कृति को संरक्षण दिया था। और ये जो इसकी नींव जो खड़ी हुई थी, जो ढांचा जो मूल रूप से जो बना था, वो अशोक के काल में बना था। बरहुत स्तूप मध्य प्रदेश का, आप याद जरूर रखना है इसको भी। लेकिन उसकी जो ऊपर की जो बनावट थी, जो साजो सजावट थी, वो शुंग राजवंश ने की थी। और आपको पिछले में अच्छी तरह से आपको दिखाया गया था। वेदिकाएं थी उसकी, जो उसमें और थी सीढ़ियाँ वगैरह बनवाई थी, वो सब क्या थी, और बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें उस पर उत्कीर्ण हुई थी भरूच स्तूप पर। तो आज हमें पढ़ना है सातवाहन वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, उपलब्ध सीमित साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि जो हमारे पास ज़्यादा साक्ष्य नहीं, लेकिन उपलब्ध हैं कुछ साक्ष्य, और वो भी क्या है, सीमित है, इतने ज़्यादा साक्ष्य नहीं है। शुंगों ने अपने पड़ोसी प्रदेशों से अनेक युद्ध किए। संभवतः इनमें सातवाहन भी सम्मिलित थे। कि जो शुंग राजवंश था ना, आपको पता है कि वो उत्तर भारत, ये तो सारा एरिया ही था, उत्तर भारत और मध्य भारत के बीच में था। तो इन्होंने कहा कि शुंगों ने अपने पड़ोसी देशों से अनेक युद्ध किए थे, और उनके पड़ोसी सातवाहन भी थे। तो उन्होंने सातवाहन के साथ भी युद्ध किए थे, जिन्होंने दूसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से दक्षिण में दक्कन के विस्तार भूभाग पर शासन किया भी। शुंग साम्राज्य के दक्षिण में स्थित एक शक्तिशाली राजवंश को कभी कभी आंध्र के रूप में भी जाना जाता है। कि ये क्या था, शुंग साम्राज्य उत्तर में था, ये उत्तर के क्या था, दक्षिण में था। आपको पता है कि आपका ये यहाँ से के था, भी दक्षिण में था। आप और नीचे आ सकते, दक्कन क्षेत्र में कंप्लीट आ सकते हैं। सातवाहन एक, इसको आंध्र के रूप में भी जाना जाता है। सातवाहन जो आपका राजवंश है, इसको आंध्र वंश के रूप में भी जाना जाता है, भी याद रखना। सातवाहन एक शक्तिशाली राजवंश था। उसका साम्राज्य मुख्यतः वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र के प्रदेशों में विस्तृत था। भी यहाँ से आज ये जो वाला हिस्सा था, ये यहाँ पर ये विस्तृत था। भिन्न भिन्न समय पर इसकी राजधानी अनेक स्थानों पर रही, जिसमें अमरावती और प्रतिष्ठान विशेष रूप से प्रसिद्ध पैठन थी भी। ठीक है, जो आपकी इसको पैठन बोलते प्रसिद्ध को, जो इसकी दो राजधानियां इसकी बहुत ज़्यादा थी, कि इनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मुख्यतः सातवाहन या फिर आंध्र जो वंश था उसकी दो राजधानियां थी, अमरावती और प्रतिष्ठान। ये फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, आपके एमसीक्यूज वगैरह में भी ये आ सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सातवाहन साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य बहुत फला फूला भी। जो आपका व्यापार है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फला फूला इसमें सातवाहन वंश में। सातवाहन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के भी, उन्होंने सिक्के जारी किए भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक, अथवा पश्चिमी तथा पूर्वी समुद्री तटों से प्राप्त हुए हैं भी। मतलब कि जो इन्होंने जो सिक्के जारी किए ना, ये आपका बार देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिक्के प्राप्त हुए। मतलब कि व्यापार बहुत ज़्यादा विकसित हुआ उस काल में भी। वास्तव में अनेक सिक्कों पर जहाज के चित्र अंकित, यह दर्शाते हैं कि समुद्री व्यापार
तत्कालीन आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। यहाँ दिए गए सिक्के पर दर्शाए गए एक जहाज की बनावट से पता चलता है कि जहाज निर्माण और नौ परिवहन की तकनीक अत्यधिक उन्नत थी भी। तो यहाँ जो आपको जहाज दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है, तो इसमें देखिए कि ये जहाज की जो बनाने की तकनीक, एक सिक्का है जो सातवाहन ने जारी किया था अभी, ठीक है। दो महसूल वाले जहाज ये है ना, आपको दिख रहे हैं, इसको दो महसूल वाले जहाज बोलते हैं। जहाजों का मस्तूल किस प्रकार एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं से दर्शाए गए हैं। संभवतः ये पालों को दर्शाती हैं भी। किसको दर्शाती हैं? पालों को दर्शाती हैं। और नीचे जो ये लहर है ना, आपको लहर दिख रही होंगी यहाँ से, ये क्या पानी को दर्शाती है? ये दर्शाती कि उस समय जो जहाज बनाने की जो पद्धति थी वो कितनी ज़्यादा विकसित थी। ये सारी चीज़ें आपको सातवाहन शासन के दौरान देखने को मिलेगी भी। कृष्णा गोदावरी नदी घाटियों में कृषि फल फूल रही थी, जिसने राज्य को आर्थिक स्थिरता प्रदान की कि खेती भी हो रही थी और साथ साथ व्यापार भी। सातवाहनों के पास सक्रिय व्यापार तंत्र था जो रोमन साम्राज्य तक विस्तृत था। आप रोमन चला जाइए भी, कहाँ तक जाएंगे आप, तो वहाँ रोमन साम्राज्य तक सातवाहन का क्या था? व्यापार होता था भी। इस व्यापारिक गतिविधि में क्या क्या चीज़ें खरीदी और बेची जाती थी वो चीज़ और आप देख लीजिए भी। जिसने राज्य को आर्थिक, एक कृषि वाला हो गया, सक्रिय व्यापार तंत्र था जो रोमन साम्राज्य तक विस्तृत था। इस व्यापारिक गतिविधि मसालों, वस्त्रों, चंदन और विलासिता की वस्तुएं, जैसे विलासिता मतलब मौज मस्ती की, ऐसो आराम की वस्तुएं बोलते हैं विलासिता की वस्तुएं भी। ये आपको पता, मसाले, वस्त्र, चंदन जैसे स्वर्णाभूषित मोती, हाथी दांत इत्यादि का व्यापार होता, जबकि कांच और सुगंधित मलम जैसे उत्पादों का आयात किया जाता था भी। क्या क्या चीज़ें मंगवाते थे वो? कांच और सुगंधित मलम जैसे उत्पादों मंगाते थे और बेचते क्या थे? ये सारी चीज़ें वो बेचते थे। व्यापार पर लगने वाले कर एवं शुल्क राज्य की आय में वृद्धि करते थे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि और अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण राजनीतिक स्थिरता ने साहित्य, कला और संस्कृति विकास को बल प्रदान किया। इसमें सातवाहनों का योगदान विशेष उल्लेखनीय रहा। किसने कहा कि इस प्रकार एक तो जनता क्या थी, इतनी ज़्यादा गरीबी नहीं थी, भूखमरी नहीं थी, व्यापार भी था आपका और खेती भी बढ़िया होती थी और उद्योग भी विकसित था, जैसे जहाज निर्माण में आपको बताया गया है। तो शांति हो गई, राज्य में समृद्धि होगी। जहाँ शांति और समृद्धि होगी ना, तो इसने क्या किया, राजनीतिक स्थिरता थी, कोई इतने ज़्यादा युद्ध वगैरह नहीं थे अंदर, ठीक है। तो कला और संस्कृति का विकास भी इस शासन, ऐसे वंश के दौरान हुआ भी। तो पुणे के पास नाने घाट गुफाएं भी, ये देखिए, जो एक प्रमुख व्यापार मार्ग के निकट स्थित है। इसका उपयोग व्यापार कर और पथकर के संग्रह और व्यापारियों के लिए विश्राम स्थल के रूप में किया जाता था। ये आप टोल मान लीजिए भी, जैसे आपका टोल होता है ना, वैसे भी इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? व्यापार मार्ग के निकट है। यहाँ जो व्यापार कर इकट्ठा किया अधिकारी रहते थे, व्यापार पे जो कर लगाते थे उसको यहाँ ले आते थे। पथ कर की रास्ता है कि अगर तुम इस रास्ते से जाओगे, व्यापार नहीं करते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और व्यापारी आते थे, वो यहाँ विश्राम गृह के रूप में रह सकते थे। ये आपके पुणे के पास है नाने घाट गुफाएं भी, देख लो। ये आज से लगभग 2000 साल पहले की बातें हो रही हैं अभी। सातवाहिनी सिक्का, जिसमें ब्राह्मी लिपि में गौतमी पुत्र राजा सातकर्णी लेख लिख रहा है। ये जो लिखा हुआ है ना, तो ये लिख रखा है कि राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी भी। क्लियर है? तो सातवाहन समय में जीवन काल कैसा था भी? सातवाहन परंपरा के अनुसार राजकुमारों के नाम पर उनकी माताओं के नाम पर रखे जाते थे। किस राजवंश में राजकुमारों के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखे जाते थे? तो वो आपका आएगा सातवाहन वंश, ठीक है। उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र सातकर्णी नाम उनकी माता गौतमी बलसरी के नाम पर रखा गया था। गौतमी बलसरी एक शक्तिशाली रानी जिन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान दी और नासिक में एक महत्वपूर्ण शिलालेख उत्कीर्ण करवाया और जो राज्य में उनके प्रभाव को दर्शाता है। उनके जो आपका सातकर्णी राजा था, उनकी माता का क्या नाम था? गौतमी था, और उनके नाम पे ही उनका नाम पूरा लिखा गया, गौतमी पुत्र सातकर्णी। आज के पक्ष में जो क्या है कि पितर पक्ष प्रधान है, मतलब कि जो पिता है उनका नाम प्रधान है, कि बच्चे को उनके पिता के नाम से जाना जाता है कि ये किसका बेटा है, बेटी है। लेकिन उस समय सिर्फ एक सातवाहन राजवंश रहता था जिसमें राजकुमार की पहचान उसकी माँ के नाम से होती थी। आप देख सकते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी।
आपके अनुसार राजा के नाम के आरंभ में उसकी माँ का नाम लिखने की परंपरा का क्या अर्थ है भी? ठीक है, क्या मतलब है कि उसके नाम के आगे उसकी माँ का नाम लिखा जाता है? ये उसकी माँ के जो है आपका कि उसको दिखाता है कि कितना उनका प्रभाव था। एक अन्य प्रमुख अभिलेख, एक अभिलेख तो आपको पता लिख गया भी, शक्तिशाली बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान दी थी। और नासिक में एक महत्वपूर्ण शिलालेख भी, नासिक में जो महत्वपूर्ण शिलालेख है एक, वो किसने लिखवाया था? गौतमी ने लिखवाया था, गौतमी बलसरी भी। एक और अभिलेख है पुणे के निकट नाने घाट की गुफाओं में महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ। यह एक सातवंत विधवा रानी पर केंद्रित, जिन्होंने उल्लेखनीय रूप से अश्वमेध यज्ञ सहित अन्य वैदिक अनुष्ठान संपन्न किए भी। मतलब कि एक रानी है जिसके पति की मृत्यु हो जाती है और वो रानी अश्वमेध यज्ञ करवाती है। अब आप उसकी शक्ति का अंदाजा लगाइए कि रानी एक अश्वमेध यज्ञ करवाती है भी। केशव में ज्ञात सहित अन्य वैदिक अनुष्ठान संपन्न किए। इस अभिलेख में हमें इंद्र, चंद्र और सूर्य जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। हमें रानी द्वारा दिए गए दान की भी सूचना मिलती है। उन्हें भूमि, गाय, घोड़े, हाथी, चांदी के सिक्के, अन्य वस्तुएं सम्मिलित थी जो पुरोहितों, अतिथियों, कर्मकारों, विद्वानों एवं भिक्षुओं को समर्पित की गई थी। ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और इनमें से कुछ अंक संख्याओं के प्रतीक भी मिलते हैं, जैसे 1, 2, जिसका स्वरूप आज के अंकों से मिलता जुलता जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। यह इस बात का साक्ष्य है कि आधुनिक अंकों की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। ठीक है, क्योंकि ये जो इस टाइम आई ना, ये आपके अंक है, ये देखिए भी, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, इस प्रकार ये अंक लिखा गया। इसको 4, ये 6, ये 7, ये 9 और ये 10। ये जो नीचे वाले अंक है ना, ये आपको उस समय मिले थे, उस शिलालेख पे मिले थे जो पुणे में नाने घाट की गुफाओं के नज़दीक मिला है। एक विधवा सातवाहन वंश की रानी के द्वारा उल्लेखित किया गया, उस पर ये मिले थे। और ये ऐसे लग रहे जो आज के अंक है ना उसके मिलते जुलते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि जो आज के अंक आप पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, वो उनकी उत्पत्ति भारत में ही हुई है भी। तो आप इनसे पहचान सकते हैं ना, ये 1 जैसा मिलता है, ये 2 जैसे मिलता है, ये 4 से, ये 6 से, ये तो 7 से बिल्कुल मैच ही हो रहा है, ये 9 से और ये 10 से। तो धीरे धीरे इनके आकार में बदलाव आया और आज के ये आधुनिक अंक बन गए भी। सातवाहन वासुदेव के उपासक थे भी। वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण का ही एक नाम है, वासुदेव के उपासक थे। यद्यपि उन्होंने अन्य दर्शन पद्धतियों का भी संरक्षण किया जो उनके शासन काल में समृद्ध हुई। मतलब जो अन्य लोग थे जो किसी और देवता या धर्म को मानते थे, उनका भी उन्होंने संरक्षण किया, उनको उन्होंने परेशान नहीं किया। उदाहरण के लिए सातवाहन नरेशों ने प्राय वैदिक विद्वानों, जैन मुनि और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त कृषि भूमि प्रदान की, जिससे वे अपने अध्ययन और साधनों में संलग्न रह सके। मतलब कि वे अगर चाहते तो वासुदेव की मानते थे, ठीक है, तो बाकी लोगों को उन्हें कोई जरूरत नहीं थी उनका संरक्षण देने के लिए। लेकिन जो बाकी लोग थे उनके शासनकाल में, जैसे आपके वैदिक विद्वान थे, जैन मुनि थे और बौद्ध भिक्षु ने करमुक्त भूमि, मतलब जो भूमि रखता था ना उस पर कर लगता था कि तेरे पास 2 एकड़ भूमि, जितनी भूमि उसके अनुसार कर दे। लेकिन उन्होंने जैन मुनि और जो विद्वान थे ना, साहित्यक थे, जो विद्वान थे, किसी धर्म के ऋषि मुनि थे, उनको कर मुक्त मतलब बिना कर के भूमि दे दी कि आप पे कर भी नहीं लगेगा, आप अपना जो काम है वो कीजिए। उनका काम क्या था कि जो अपना अध्ययन और साधना जो भक्ति है वो करते रहें। इस प्रकार के थे सातवाहन राजा। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। कार्ले गुफाएं भी महाराष्ट्र में लोनावाला के पास, जिनमें सातवाहनों ने अपने शासनकाल के दौरान योगदान दिया था। ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। इनमें सुंदर स्तंभ और मध्य में स्थित एक स्तूप की पत्थर की प्रकृति पर ध्यान दे, ये वाली भी, ठीक है। यह संपूर्ण निर्माण चट्टानी पहाड़ों को काटकर बनाया गया, मतलब कि पहाड़ों को काटकर ये बनाया गया है। महाराष्ट्र की पित्तलखोरा गुफाओं से प्राप्त एक यक्ष की मूर्ति, जिसमें सातवाहन काल में बनाया गया था। ये देखिए यक्ष की मूर्ति भी आप देख सकते हैं। पीतलखोरा से प्राप्त यक्ष की मूर्ति के हाथ में एक लेख उत्कीर्ण है, कननदासेन ही राम कारेनाकार, जिसका अर्थ है कननदास नामक श्रवणकार द्वारा ये मूर्ति लिखी गई है। मतलब उसका नाम लिखा है, जिसने मूर्ति बनाई है उसने नाम लिखा है। क्या ये रोचक नहीं कि एक सुनार भी पत्थर की मूर्ति बना सकता था। मतलब कि इस पे लिखा है कि ये सुनार ने बनाई। सुनार का काम वैसे सोने का होता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक सुनार ने भी क्या है, सोने की मूर्ति बना दी है भी।
तीसरी शताब्दी सामान्य सवत्व में सातवाहन साम्राज्य छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विखंडित हो गया। इसके विघटन के कई कारण रहे भी। इनमें सबसे प्रमुख था केंद्रीय शासन की दुर्बलता और धीरे धीरे होता हुआ आर्थिक पतन। इससे क्षेत्रीय शक्तियों को अपनी सत्ता स्थापित करने या पुनः प्रतिष्ठित करने का अवसर मिला और नए नए राज्यों का उदय हुआ। तीसरी शताब्दी सामान्य संवत में भी, मतलब कि पहली शताब्दी तो कौन सी, यहाँ से आपकी पहली हो गई 100 से, ये आपकी 200 तक दूसरी, और ये आपकी तीसरी शताब्दी 200 से 300 के बीच। इसके बीच जो सातवाहन साम्राज्य था वो विघटित हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। और जो एक था आपका जो मेन राजा था ना, केंद्रीय शासन की दुर्बलता, मतलब राजा था वो अपनी पकड़ नहीं बना पाया शासन के ऊपर। और दूसरा कारण था इसका आर्थिक पतन भाई, कि जो आर्थिक जो आपके आय के साधन थे वो समाप्त हो गए थे। इससे जो बाकी मान लीजिए कि सातवाहन राजा, जैसे आपको बताया था मौर्य साम्राज्य, जो क्षेत्रीय राजा थे छोटे छोटे, इन्होंने अपने राज्य बना लिए और ये राज्य खत्म हो गया सातवाहन में तीसरी शताब्दी में। क्लियर हुई चीज़ें आपको, धीरे धीरे सारी चीज़ें इस प्रकार से हम समझते जाएंगे भी। अब उसके बाद चेदियों का आगमन भी, ठीक है, किसका आगमन, चेदियों का आगमन हो गया। हम दो राजवंश पढ़ चुके, सातवाहन और आपका शुंग राजवंश। तो अब हम चेदी के बारे में पढ़ते हैं। अब हम थोड़ा पीछे लौटते हैं। क्या आपको पिछले अध्याय में वर्णित कलिंग का युद्ध स्मरण है? मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत चेदी वंश के अधीन कलिंग एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा भी, ठीक है। तो आपने कलिंग का युद्ध पढ़ा था कि अशोक ने कलिंग के युद्ध में इतना नरसंहार किया था कि आखिर में बता रहे हैं कि सब बच्चे भी उससे डर रहे थे। तो उसने कहा अशोक ने कि मैं राजा हूं या हैवान हूं भी, क्या मैं राक्षस बन चुका हूं? तो ऐसे युद्ध का कोई फायदा नहीं है कि जिससे कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। तो अशोक ने वही युद्ध को त्याग दिया था कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। उसी कलिंग में उभरा चेदी वंश भी। कहाँ उभरा? कलिंग में। कलिंग पर शासन किया चेदी वंश ने भी। खारवेल इस वंश के एक प्रमुख राजा थे। चेदी वंश का जो प्रमुख राजा था वो था खारवेल। कौन था? खारवेल। तो आपने उसका पुष्यमित्र शुंग पढ़ा है, जो आपने सातवाहन में आया तो आपका एक राजा का जिक्र आया, सातकर्णी का आया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। वे जैन दर्शन के अनुयायी थे। किसके थे? जैन दर्शन के अनुयायी थे। जो सातवाहन थे वो किसके उपासक थे? वासुदेव के उपासक थे। आपको ऐसी बातें याद रखनी है भी। और उन्हें कभी कभी भिक्षु राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भिक्षु राजा कहा जाता था खारवेल को भी। यद्यपि वे सभी मतों के प्रति समान भाव रखते थे। भुवनेश्वर के समीप स्थित उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं, जो संभवतः जैन मुनियों के लिए बनाई गई थी, इसमें सुसज्जित चित्रपटों, प्रतिमा और पत्थरों को काटकर बनाए गए बड़े कक्षों से युक्त है और शिल्पकारों की अद्भुत कुशलता को प्रदर्शित करती है। ये चीज़ें इसने बनवाई थी खारवेल ने भी। कहाँ? उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं भुवनेश्वर के समीप भी। ठीक है, चीज़ें आपको धीरे धीरे अब समझ में आती होंगी और इतिहास अपने दिमाग में लपेटते चलिए भी। ठीक है, जब आप क्वेश्चन देखोगे, पढ़ोगे एक दो बार, तो आपको सारी चीज़ें ये याद हो जाएंगी। ये गुफाएं अपनी रचना और कलात्मकता के कारण शैलकृत स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जो मान लो कि उसको पत्थरों को काट के बनाई गई है ना, तो शैलकृत स्थापत्य होगी, मतलब शैलों के द्वारा, मतलब पत्थरों के द्वारा निर्मित है। जिसकी विस्तार चर्चा हम अगली कक्षाओं में, मतलब मैंने बताया कि अगली कक्षाओं में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे इन चीज़ों के बारे में क्लियर आपकी राय होती जाएगी। बस आप जब आगे कभी एनसीईआरटी इतिहास पढ़ें तो ये आप ये नहीं कहें कि हमें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। आपको इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ पता हो जाएगा जब तक हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। मतलब कि ये पूरी हमारी जो सीरीज चल रही है ना, इसको आप पढ़ लीजिए तो आपकी सारी जो इतिहास के क्वेश्चन वो हो जाएंगे। उदयगिरी की एक प्रमुख गुफा में आथी गुफा अभिलेख उत्कीर्ण है भी। ठीक है, ये देखिए आथी गुफा इसको बोलते हैं भी। ठीक है, इसको बोलते हैं। इसमें देखिए जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया यह अभिलेख राजा खारवेल के विजयी सैन्य अभियानों को लेकर जन कल्याण हेतु किए गए पुण्य कार्यों की प्रतिवर्ष की उपलब्धियों का वर्णन करता। मतलब राजा खारवेल ने जो युद्ध लड़े उनके बारे में बताता है और जनता द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी बताता है।
खारवेल ने 100 प्रदेशों से मुनियों एवं ऋषियों की परिषद की स्थापना का गौरवपूर्ण उल्लेख किया तथा स्वयं को असामान्य सद्गुणों से युक्त उसने क्या किया, 100 प्रदेशों से, 100 अलग अलग राज्यों से उन्हें क्या किया, मुनि और ऋषि मुनियों की बैठक बुलाई, परिषद क्या, बैठक बुलाई भी, उसकी स्थापना की हुई तथा स्वयं को असामान्य सद्गुणों से युक्त सर्वमतों का सम्मान करता समस्त देवालयों का पुनर्द्धारक घोषित किया। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर सारे सद्गुण हैं, सब मतों का सम्मान करता हूँ मैं, जितने किसी भी कोई भी विचार का आदमी, किसी प्रकार का धर्म का हो, कि कोई भी मत का हो आदमी, तो उसको कथा, और समस्त देवालयों का पुनरुद्धारक मतलब जितने भी ये आपके मंदिर वगैरह हैं इनका क्या किया, उसने पुनरुद्धार किया था। एक बार पुनः हम पाते हैं कि एक नरेश सभी दर्शनों में मतों का संरक्षण प्रदान करने में गौरव का अनुभव करता था कि फिलहाल इस समय तक जब हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी राजा हमने पीछे पड़ा हो तो उसने यही बात बताई है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी मतों का सम्मान करता है। वो ये नहीं कि वो जिस चीज़ की पूजा करता है उसी को वो ज़्यादा मानता है, बाकियों को वो कम मानता है। सम्मान सभी का करता है, सभी को जो सुविधाएं मिलती है बराबर मिलती है, अभी पक्षपात का कोई नहीं आता। यह वही आधारभूत तत्व जिसे हम भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि कहते हैं। भी चीज़ें क्लियर हो रही यहाँ पे। अब आपको समझने में ये इतिहास मतलब कई बच्चे डर ही जाते, खासकर इस काल से कि कहाँ सुंग वंश आ गया, कहाँ सातवाहन आ गया, कुछ पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे इनको जैसे हम एक माला होती बहुत बड़ी, उसमें मन के पिरोते हैं ना, तो धीरे धीरे इतिहास के मन के पिरोते चलिए, आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब दक्षिण में साम्राज्य और जनजीवन भी। भारत भूमि के दक्षिणी भाग में दूसरी या तीसरी शताब्दी सामान्य संवत से लेकर तीसरी शताब्दी मतलब कि दूसरी या तीसरी सामान्य संवत पूर्व वही अशोक के कार्य जो मौर्य वंश था उसके बाद से लेकर तीसरी शताब्दी तक कालखंड को 3 महान शक्तिशाली राजवंशों के उत्कर्ष का साक्षी रहा, चेर, चोल एवं पांडे। ये वंश आपसी ये आपस में लड़ते रहे। भी क्या करते रहे, ये आपस में लड़ते रहे, चोल, चेर, पांडे। और आपने कौन कौन से पढ़ लिए एक बार मुझे बताना। सातवाहन वंश आप पढ़ चुके हैं, सुंग वंश आप पढ़ चुके हैं, और उसके बाद अभी आपने कौन सा पढ़ा था, चेदी वंश आपने पढ़ा था, और चेदी वंश का खरवाल राजा था। भी तो चोल, चेर, पांडे आपका रह चुका। ये 3 आपस में लड़ते रहे और ये वंश आपसी प्रतिद्वंद्विता के साथ साथ व्यापार एवं संस्कृति की उन्नति में भी योगदान देते रहे। हमरे याद है कि सम्राट अशोक का साम्राज्य सुदूर दक्षिण तक नहीं पहुंचा था, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने शिलालेखों में किया है कि वो पूरी तरह दक्षिण में नहीं पहुंच पाए थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये राज्य मौर्य साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के समय भी स्वतंत्र रहे, कि जिस समय मौर्य साम्राज्य अपनी ध्वजा फहरा रहा था कि मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है, तो उस समय भी ये क्या थे, स्वतंत्र थे, भी आज़ाद थे। खारवेल ने यह दावा किया था कि उन्होंने दक्षिण भारतीय राजाओं में से एक महासंघ को पराजित किया था जो उनकी सीमाओं के लिए संकट थे, परंतु इस युद्ध का स्थान ज्ञात नहीं है और यह भी स्पष्ट नहीं कि उन्होंने दक्षिण क्षेत्र पर आक्रमण किया था या नहीं। उसने कहा कि जो खारवेल है ना, चेदी वंश का राजा, उसने ये कहा था कि दक्षिण में उन्होंने एक महासंघ को पराजित किया था। भी ठीक है, अब न तो उस युद्ध का स्थान प्राप्त है और ये न ये पता कि उसने किसको पराजित किया था। भी और ये भी नहीं कि इनमें से किस पे आक्रमण किया था, चोल पे किया था, चेर पे किया था या पांडे में किया था। लेकिन हाँ, खारवेल राजा ने ये जरूर बताया था कि उसने किसी एक को पराजित किया था। जो आपने पढ़ा था शिलालेख, उसमें उसके कार्यों और जीतों का वर्णन युद्धों का, उसमें ये चीज़ें लिखी गई है। अब पता नहीं उसने किसको पराजित किया था। उस काल में अनेक महान कवियों का प्रादुर्भाव हुआ जिनकी रचनाएं संगम साहित्य में संग्रहित है। इसी कारण उस संपूर्ण युग को संगम युग कहा जाता है। इस युग को संगम युग भी कहा जाता है क्योंकि साहित्य इसमें बहुत ज़्यादा लिखा गया, बहुत ज़्यादा साहित्यिक रचना लिखी गई। ठीक है, और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, सुंग वंश के काल ना संस्कृत भाषा काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन बाकी ये चीज़ें थी, इसमें ब्राह्मी जो भाषा थी ना, लिपि, वो आपकी ज़्यादा रही है। भी ये देखिए, भी ये आपके और वंश आगे भी, ठीक है, ये आपका चोल वंश है, ठीक है, ये आपका पांडे, ये चेर, ये वज्जी, इस प्रकार के देख लीजिए। इनके निशान भी देख लीजिए। इनके निशान क्या है, ये मछली का निशान, इनका धनुष तीर का निशान है, इसका ये टाइगर का निशान है। ठीक है, पांडे का ये 3 राज्य आपको दिखाए गए हैं। भी चोल, चेर, पांडे। भी चोल, चेर, पांडे।
पांडे का निशान क्या है, 2 मछली का भी। चोल का निशान क्या है, चीते का। चोल से चीता लिख सकते हैं ना आप। तो पांडे आप समझ लिए कि आप ये मछली है, पांडु वाली बात याद आ जाएगी, अर्जुन वाली मछली की हो जाएगी। ये धनुष और तीर वज्जी की है, चेर भी। क्लियर हुई चीज। और आपके इनके स्थान याद रखना कि कौन सा कहाँ पर राजवंश है, तो ये चीज कर लेंगे। ये इनकी सीमाएं देख लीजिए कि ये सीमाएं यहाँ पे दी हुई। शब्द शंकर के संग से उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है समिति या एकत्रित होना। इस संदर्भ में यहाँ इसका तात्पर्य कवियों की स्वभाव से है। संगम साहित्य दक्षिण भारत का प्राचीनतम साहित्य है। जो संगम साहित्य है ना, तो उस समय ही क्या है, दक्षिण भारत में साहित्य की शुरुआत हुई थी, और दक्षिण भारत का वो सबसे पुराना साहित्य है जो हमें पता है, जिसमें विभिन्न काव्य संग्रहों का समावेश है। ये रचनाएं तत्कालीन युग की समाज व्यवस्था, अब इनमें क्या क्या लिखा गया, संस्कृति के अध्ययन में इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करती है। मुख्यतः संगम काव्य में अत्यंत कुशल एवं सरल भाषा शैली में व्यक्तिगत भावनाएं जैसे प्रेम, सामाजिक मूल्य, वीरता और उदारता अभिव्यक्ति की गई। मतलब इसके बारे में हमें, उस समाज के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है संगम साहित्य से। तो एक बार आप दोबारा इनको देख लीजिए, चोल चेर पांडे भी। चोल चेर पांडे, क्योंकि चेदी आप पढ़ चुके, कलिंग वंश के दौरान खारवेल उनका राजा था। सुंग वंश आप पढ़ चुके, और सातवाहन आप पढ़ चुके। अब आपका चोल चेर पांडे, चोल चेर पांडे, आपको इनके क्षेत्र याद रखने, इनकी राजधानी याद रखनी, और इनके जो राज चिन्ह है वो आपको याद रखने हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें, चोल चेर पांडे। अब आपको चेर यहाँ और चोल वहाँ, ठीक है। तो अब आपको बता के लिखने की, अब याद कैसे करें, कौन से चित्र में धनुष और तीर इसका निशान है भाई, ठीक है। और इसका निशान क्या है, ये मछली है, और इसका निशान ये चीता है। आप इसके ध्वज पर देख सकते हैं। इनकी राजधानी चेर की वज्जी से करूर बोलते हैं। पांडे की राजधानी मदुरई, और चोल की राजधानी उरियर। क्या है, उरियर। ये आपको टर्म याद करनी है भी, ठीक है। जल्दी से मुझे चेर का राज चिन्ह बता दीजिए। चेर का राज चिन्ह है आपका धनुष, तीर और धनुष, ठीक है। चोल का क्या है आपका, ये बाघ चित्ता आप मान सकते हैं, और पांडे का मछली है। जो उसकी राजधानी है आपकी चोल की, वो उरियर है। इनकी राजधानी मदुरई है, और इनकी वंजी या करूर है। अब हम पढ़ते हैं चोल वंश के बारे में। संगम साहित्य में 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है। 3 राजाओं का मतलब 3 वंशों ही मान लीजिए, वंश का उल्लेख मिलता है, जो आपके चोल चेर पांडे। इनमें चोल एक शक्तिशाली राजवंश था। सबसे शक्तिशाली कौन, चोर, जिसने 3री शताब्दी सामान्य संवत से 13वीं शताब्दी सामान्य संवत तक दक्षिण भारत के विभिन्न भागों पर शासन किया भी। अब देखिए भी, चोल ने कहाँ से, 3री शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से, कि ये देखिए मैं काल बताता हूँ आपको कि ये आपका ईसा मसीह का जन्म है। यहाँ आपके हो गए 300, या फिर 1 आ गया, और यहाँ इसे कहता कि 13वीं शताब्दी तक, ठीक है। मतलब 1200 के आसपास तक इन्होंने शासन किया था चोल ने भी। तो इन्होंने कहा कि अलग अलग भाषाओं में इन्होंने शासन किया। तो चोल नरेश करिकाल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चेर और पांडे की संयुक्त सेना को पराजित किया, अपनी सर्वोच्च स्थापित की। कि चोल चेर पांडे थे ना, तो चोल एक राजा था करिकाल, जिसने चेर व पांडे की दोनों सेना इकट्ठी हो गई थी, और दोनों को एक साथ हरा दिया करिकाल ने, चोल वंश के राजा करिकाल ने भी। इतना शक्तिशाली राजा करिकाल हुआ था अभी। शिलब्धिकारम पायल की कथा, इस प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना संगम संग्रह के तुरंत बाद की गई भी, ठीक है। इसमें कंगनी की कथा वर्णित है। वह अपने पति कोवलन के साथ समृद्ध चोल की राजधानी पुहार में सुखपूर्वक रहती थी भी, ठीक है। परंतु कोवलन एक नर्तकी पर आसक्त हो गया था, और उसके पीछे पीछे अपनी संपूर्ण संपत्ति उसने नष्ट कर दी थी, ठीक है। कालांतर में जब वह अपनी भूल का भान हुआ, तो वह कंगनी के पास लौटा। कंगनी ने उसे क्षमा कर दिया। नए सिरे से जीवन प्रारंभ हेतु वे दोनों पांडे की राजधानी मदुरई पहुंचे। वहां कंगनी ने कोवलन को अपनी एक पायल दी, ताकि वह उसे बेचकर कुछ धन अर्जित कर सके। परंतु दुर्भाग्यवश कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा, और पांडे नरेश ने उसे मृत्युदंड दे दिया भी, ठीक है। वे वहां पे पहुंच गए थे, ठीक। अत्यधिक व्यथित होकर कंगनी ने अपनी दूसरी पायल दिखाकर कोवलन को निर्देश सिद्ध कर दिया। कि उसने कहा कि देखिए, एक पायल मेरे पास है, और ये मेरे पति के पास जो पायल है, ये क्या है, इसकी
चोरी की हुई पायल नहीं, ये मेरी ही पायल है। तो नरेश को जो राजा था अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शोकाकुल मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंगनी ने तत्पश्चात मधुर नगर को श्राप दे दिया कि अग्नि देवता का आह्वान किया, जिन्होंने संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उसके पश्चात वह पश्चिम में चेर राज्य की ओर बढ़ी, जहां उन्होंने देवी के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ। आज भी कंगनी की तमिलनाडु और केरल में पूजा की जाती है भी। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसको मृत्युदंड दे दिया। फिर कंगनी राजा के पास गई कि आपने मेरे पति को मृत्युदंड क्यों दिया, कि वो चोर नहीं था। तो उसने दिखा था, राजा को दुख हुआ, तो राजा भी शोकाकुल, उसने क्या किया, उसके राज्य को श्राप दे दिया और कहते हैं कि आग लग गई और पूरे राज्य को, मदुरै नगर को श्राप दे दिया भी। और अग्नि देवता ने उनके आह्वान पर संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। आज भी उनकी पूजा की जाती है भी। शिल्पदिकारम की सरस व मार्मिक कविता न्याय के सिद्धांत तथा राजधर्म की महत्ता को उद्घाटित करती है। यह महाकाव्य हमें उन समृद्ध व्यापारिक नगरों के माध्यम से 3 राजवंशों की यात्रा कराता है, साथ ही विभिन्न दर्शनों की झलक भी प्रस्तुत करता है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है, कि जो वहाँ समृद्ध नगर थे उनके बारे में बताता है, और जो महत्वपूर्ण वहाँ पे संस्कृतियाँ थी, साहित्य थे, उनके बारे में ये महाकाव्य हमें बताते हैं। तो ये कनगी वाली कथा आपको समझ में आ गई होगी कि कनगी था, उसकी शादी हुई, उसका पति किसी दूसरी औरत पे मोहित हो गया, उसके पीछे उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ठीक, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, अपनी पत्नी के पास वापस आया। वे दोनों मदुरै नगर पहुंच गए। वहाँ पे उसने अपने पति को व्यापार शुरू करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, अपनी एक पायल थी वो उसको दे दी बेचने के लिए। उसको सैनिक पकड़ के ले जाते हैं और कहते हैं कि इसने चोरी की है पायल, और राजा उसको मृत्युदंड दे देता है। फिर वो राजा के पास जाती है और राजा कहती है कि मेरा पति निर्दोष था, उसने चोरी नहीं की, ये देखो उसने, ये मेरी दूसरी पायल, ऐसे ऐसे हमने सारी बातें उसने बता दी। राजा को दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने क्या कर दिया, शराब दे दिया। अग्निदेव प्रकट हुए और पूरे मदुरै शहर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके बाद वो चेर राजवंश में गई, वहाँ उसको देवी समझ के पूजा गया भी। ठीक है, राजा की मूर्ति देखिए, इस मूर्ति में राजा को कैसे दर्शाया गया। अब की बार आपसे मिलती जुलती कुछ ये फोटो मूर्ति प्रतीत हुई है। उनकी देह मुद्रा, वस्त्र, मुख मुद्रा, उनके सामर्थ्य में प्रस्ताव विषय में क्या संकेत देती, देखिए आप। राजा किस प्रकार का राजा आपको मिलता है, लगता है भी। थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या, लो भी। ठीक है, आपके पास बुक होगी, उसमें देख लीजिए, वरना आपको साफ साफ तो दिख ही रहा होगा अभी। तमिलनाडु के ग्रैंड एनिकट स्मृति उद्यान में राजा करिकाल की मूर्ति मां है। ये भी किसकी है, राजा करिकाल की मूर्ति है भी। राजा करिकाल ने जनहित के लिए अनेक परियोजनाएं प्रारंभ की। उन परियोजनाओं में सबसे प्रसिद्ध है कलनैया ग्रैंड एनिकट भी। एक परियोजना है, क्या योजना थी, यह एक संश्लिष्ट जल वितरण प्रणाली है। यह कावेरी नदी के श्रीरंगम द्वीप से नीचे की ओर भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर है। इसके द्वारा कावेरी नदी के जल को केंद्रीय व दक्षिणी गोदावरी डेल्टा की ओर मोड़ा गया है भी। इसमें एक इन्होंने क्या किया, एक परियोजना बनाई है जिसका नाम है कलनैया ग्रैंड एनिकट। ठीक है, ये जो कावेरी नदी के श्रीरंगम जो द्वीप है ना, से नीचे की ओर भौगोलिक दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण। इसमें क्या किया गया वो चार्ज आप ध्यान से देखना। इसके द्वारा कावेरी नदी के जल को केंद्रीय एवं दक्षिणी कावेरी डेल्टा क्षेत्रों की ओर मोड़ा गया है। किस आकृति, जो कावेरी नदी बहती ना, तो उसके जल को मोड़ के जो आपका केंद्रीय, जो आपका ये है ना डेल्टा जो कावेरी बनाती, उसकी तरफ मोड़ा गया है, जिससे अधिकाधिक भूमि कृषि योग्य बन चुकी, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो गया। इस कारण यह क्षेत्र दक्षिण का अन्न भंडार कहलाता है भी। ये जो आपका डेल्टा ना, कावेरी डेल्टा स्थान, ये दक्षिण का अन्न भंडार कहलाया। समय के साथ कई बार इसका जीर्णोद्धार होता रहा और यह आज भी प्रयोग में, मतलब आज भी जो इसने बनवाई थी वो चीज़, क्या, ग्रैंड एनिकट या कलनई, वो आज भी प्रयोग में ली जाती है। समय के साथ कई बार इसकी मरम्मत हुई। यह प्रणाली तमिलनाडु के लाखों लोगों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराकर कृषि को सुदृढ़ करती है भी। तो इसका आपको मैं फोटो भी दिखा देता हूं भी। तो आप देखिए
किस प्रकार से जो राजा होते थे लोगों की भलाई के कार्य करते थे। अब आपको ये जो फोटो दिख रही है आज के काल की लगती होगी। इसके द्वारा क्या है, जो कावेरी का जल है ना उसको मोड़ा गया है अभी, कि वो सीधी जा रही थी उसको मोड़ के जो कावेरी का डेल्टा उसके मध्य डेल्टा की तरफ ले आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो धरती जल नहीं था जहाँ सिंचाई की कम व्यवस्था थी वहाँ पे जल पहुँचाया गया था अभी। ये देखिए आप कलनई या ग्रैंड एनीकट ये बनवाया गया था अभी। क्लियर हुई बातें आपको। अब चेर राजवंश के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आपने चोल के बारे में चोल के बारे में पढ़ लिया, राजवंश कितना था, करिकाल उसका राजा था, महानतम राजा। तो इस प्रकार से आपको इम्पोर्टेंट जो आपको दिखाई है इसको आप ध्यान में रखना, कलनई या ग्रैंड एनीकट को, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है, आपके काम आएगी। क्लियर हुई चीज़ें। तो मिलेंगे अगले पार्ट में। इसी प्रकार लाइन वाइज लाइन नोट्स बनाते जाना, एक बार पढ़ लेना या फिर एक बार दोबारा 2 की स्पीड में 2.5 की स्पीड में जल्दी जल्दी इसको एक बार देख लेना, आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो मिलेंगे अगले पार्ट में चेर राजवंश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।